मेरे चैनल के ऊपर आने वाले सभी दर्शक श्रोता सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का काल अभी मैं ले रहा हूं। राजा दाहिर से सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक एक लंबा 800,000 साल का भारत की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, बहुत बड़े बड़े शूरवीरों का, तपस्वियों का, बहादुर लोगों का, कुर्बान हो जाने वाले, जीवन के अंतिम श्वास तक लड़ने वाले, जूझने वाले, अरे फांसी के फंदे के ऊपर हमेशा के नींद सो जाने वाले, जेलों के अंदर बहुत बड़ी तपस्या करने वाले, बड़े बड़े कष्ट, भयंकर कष्ट सहने वाले, काला पानी जैसी भयंकर जेल जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, परंतु उनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। मैं हर बार इस विषय को आपके सामने रखता हूं कि इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला। मेरा एक प्रयास है कि इन 700-800 सालों का इतिहास में आपके सामने ला करके ऐसे महान नायक और नायिकाएं, ऐसे कितने ही नायक और नायिकाओं का बहुत ही आदर्श, प्रेरणा वाला, उत्साह वाला, हर प्रकार से उनसे उमंग ली जा सकती है। उनको देख करके हर समय, हर जनरेशन को एक नया संदेश मिल सकता है। उनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। मेरा प्रयास है कि मैं उन लोगों को आपके सामने लाऊं। अभी हम चले हुए थे 1857 से आगे निकलते निकलते 1924-25 के कुछ घटनाक्रम की ओर। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल की कल मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में जीवनी आप लोगों के सामने रखी है, और उसी के एक महान साथी, महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान, ककोरी कांड के निष्ठावान क्रांतिकारी साथी। यद्यपि ककोरी कांड करने के लिए जब मीटिंग हुई तो अशफाक उल्लाह खान ने उसका तार्किक विरोध किया। भाई ऐसा करने से ये होगा, इसको हम छोड़ें, हम छोटे मोटे लोगों को ही, रईस अमीर लोगों को लूट करके धन संग्रह करके और शस्त्र संग्रह की ओर बढ़े। परंतु जब निर्णय हो गया तो अशफाक उल्लाह खान प्रथम पंक्ति में आके खड़े हो गए। कोई बात नहीं, जो निर्णय हो गया तो वही ठीक है, जो संस्था का निर्णय है। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ जो सान्याल ने बनाई थी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, जिसके सचिंद्र नाथ बख्शी भी, उनका कल भी रोल था, आगे भी रोल आएगा। उनको मैं इंडिविजुअल अकेले भी आपके सामने लाऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल के बाद मैं आपके सामने आज ला रहा हूं अशफाक उल्लाह खान। उनके बहुत अच्छे मित्र, एक्चुअली उनके मित्र तो अशफाक उल्लाह खान के बड़े भाई थे, लेकिन दो लोगों की मित्रता से प्रभावित होकर के बड़े भाई तो क्रांतिकारी के उस कंटकाकीर्ण कठिन मार्ग को तो नहीं अपना सके। छोटे भाई को किसी न किसी तरीके से वो हेल्प करते रहे, परंतु अशफाक उल्लाह खान तो राम प्रसाद बिस्मिल का फैन बन गया, भगत बन गया, उनके साथ चिपक गया। और उन दोनों की मित्रता, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की मित्रता की चर्चा होने लगी सब तरफ। अशफाक उल्लाह खान बहुत कहना चाहिए कि गोरा रंग था, सुंदर सुडौल शरीर था, व्यवहार कुशल थे, और राम प्रसाद बिस्मिल से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। देश के लिए, आजादी के लिए कुछ करना चाहते थे। बड़े भाई भोपाल में एक वहां के राजा के पास
अच्छी जॉब करते थे, उनके पास एक बंदूक का लाइसेंस भी था, इसलिए घर में बंदूक भी थी। और घर में बंदूक है तो इसलिए उसको बहुत सारी फायरिंग करके निशाना अच्छी तरह से जंगल में जा करके और अच्छी तरह से अपना निशाना सिद्ध कर लिया हुआ था, क्योंकि लक्ष्य कुछ और था। ये जिस दिन गिरफ्तारियां शुरू हो गई इस कांड के बाद पूरे देश के अंदर और यूपी के 4 बड़े नगरों के अंदर, उसमें शाहजहांपुर के अंदर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन वो मैंने सारा बताया किस कौन मुखबिर थे और कैसे क्या हुआ। जब शाहजहांपुर के अंदर रामप्रसाद बिस्मिल के घर को घेरा जा रहा था अरेस्ट करने के लिए, ये भी शाहजहांपुर के थे और इनको भी पास में पड़ोस में थे, इनको भी पता चल गया। और जब रामप्रसाद बिस्मिल को फोकस किया जा रहा था, अशफाक उल्लाह खां सरकार की नज़रों में, अंग्रेज सरकार की नज़रों में अभी को बहुत बड़े भयानक क्रांतिकारी और बड़े क्रांतिकारी ऐसा शायद उनकी लिस्ट में नहीं आए होंगे, लेकिन अशफाक उल्लाह खां ने देखा कि ऐसे ऐसे ये रामप्रसाद बिस्मिल जी तो आज अरेस्ट हो जाएंगे, ये अपने घर के पिछले दरवाजे से गांव की ओर चल पड़े। शाहजहांपुर से निकल करके गांव के एक गन्ने के खेत में 2 दिन छिपे रहे। अंग्रेजों द्वारा 2 दिन छिपने के जो छिपे रहे, इसके पहले एक बात बताना जरूरी है कि इसी शाहजहांपुर के अंदर इन्हीं दिनों इस घटना से पहले एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का एक अलग तरह का एटीट्यूड हो गया था, एक अलग तरह की उनकी योजनाएं षड्यंत्र हो गए थे। उनको लगता था कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना यहाँ बहुत ज़रूरी है, अगर लंबे समय तक राज करना है तो। कहीं ना कहीं कुछ दंगे शुरू हो गए थे, शाहजहांपुर में भी दंगा हुआ, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां दोनों ही बाहर निकले। दंगा चला हुआ है और मैदान के बीच में खड़े होकर के जगह जगह कहते थे, अगर हिंदू को गोली मारनी है तो हम दोनों को मारो, अगर मुसलमान को गोली मारनी है तो हम दोनों को मारो, अगर आपको इस बात से आपकी प्यास बुझती है, इस बात से अगर आपको शांति मिलती है तो हम दोनों को मार दो। हिंदू मुसलमान दोनों की शहादत आपको कुछ प्रेरणा देगी। ये सब करते हुए कहते हुए आगे बढ़ रहे थे तो शाहजहांपुर का दंगा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम होने लगा, आखिर में शांत हो गया और इन दोनों की मित्रता के चर्चे बड़ी दूर तक होने लगे। यद्यपि ये वहाँ से अभी गन्ने के खेत से छिपे हुए थे, वहाँ वाराणसी गए, लेकिन उसके पहले उसी काकोरी के कांड में जब ये बॉक्स के बाहर ट्रेन में एक जगह मोर्चा लिए हुए थे, वो जो पैसे वाले बैग्स का जो बॉक्स था, और फायरिंग कर रहे थे, कोई खिड़की नहीं खोलेगा, और बॉक्स के नज़दीक थे कि उसको ले जाने में, और वो जो साथी लाए थे अपने साथ सामान, वो लगे हुए थे, उसको तोड़ रहे थे, लेकिन उनसे टूट नहीं रहा था। इधर से मोर्चा संभाले हुए थे। और उसके पहले थोड़ी देर पहले जब गार्ड जंजीर खींची जाने वाले डिब्बे की तरफ गया था पता करने, तो एक गुरखा सिपाही ने उस बॉक्स को लेकर नीचे जाने की कोशिश की। अशफाक उल्लाह खां ने वहीं से उसको गोली से 1 2 3 कर दिया और बॉक्स लेकर के वहां पर बॉक्स जो था अभी ऊपर ही था, ये ऊपर चढ़ा और इसने अपनी फायरिंग से कोशिश की बॉक्स को दरारों में, पूरी तरह से वो नहीं टूटा, लेकिन बैग निकलने तक का स्थान बन गया। अशफाक उल्लाह खां का उस कांड के अंदर बहुत बड़ा योगदान था, काकोरी के डकैती के अंदर, केस के अंदर। मुख्य जो गुरखा सिपाही था उसके मरने के बाद, उसके खत्म होने के बाद 26 दिसंबर 1925 को जो गिरफ्तारियां सब तरफ आरंभ हुई, इधर रामप्रसाद बिस्मिल तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये जैसे निकल करके गन्ने के खेत से फिर ये वाराणसी पहुंचे।
वाराणसी में एक छात्रावास में हिंदू नाम से रहने लग पड़े और थोड़ी देर वहाँ रह करके वहाँ इन्होंने कुछ संस्कृत भी सीखी और वहीं रह करके क्रांतिकारी विचारों के साथ जुड़े हुए कुछ और छात्रों के साथ भी कुछ ऑलरेडी जुड़े हुए थे, इस विचार के थे, और कुछ एक को बनाने में, लेकिन इसकी चर्चा होने लग पड़ी। तो ये श्रीमान जी वहाँ से भी, यहाँ तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, तो ये वहाँ से ये निकल करके राजस्थान की ओर आए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी उनके घर पर रहे। काफी देर वहां रहने के बाद, वहां लक्ष्य तो कुछ और था, अभी तो बचना था सरकार से, अंग्रेजों से। तो अर्जुन लाल सेठी के घर से निकलकर राजस्थान से ये बिहार में डाल्टनगंज, पलामू के डाल्टनगंज में रहने लग पड़े। वहां एक कंपनी में जॉब कर ली, आखिर कुछ जीविका के लिए भी तो कुछ चाहिए था। वहाँ जॉब करते करते ये बांग्ला सीख ली, बांग्ला के गीत भी गाने लगे, शायरी इनको पहले से आती थी। अपने काम में पूरी तरह से लग गए और शायरी और गीतों में, ये तो टेम्परेरी फेज था, ये कोई लक्ष्य नहीं था रुकना ना जॉब करना। लेकिन एक बड़ा इंजीनियर जो था उस कंपनी का, वो इससे प्रसन्न होकर के गदगद होके, काम में भी अच्छा है, रौनकी भी है, शायरी भी जानता है, गीत भी बोलता है और बांग्ला गीत भी बोलता है, 3-4 भाषाओं में बोलता है। तो उसको अच्छा लगा, उस बड़े इंजीनियर ने इसकी पे भी बढ़ा दी। लेकिन पे भी इसको कहाँ रोक सकती थी भाई, पे भी इसको कहाँ, अर्जुन सिंह सेठी के घर की सुविधा इसको रोक नहीं सकी और यहाँ की बड़ी पे इसको कैसे रोक सकती थी। वहीं बड़े इंजीनियर के व्यवहार को देखकर और उसके साथ निकटता आ गई, तो उसके साथ बातचीत करते हुए ये इसने मन में ठान लिया कि मुझे भी बड़ा इंजीनियर बनना है। उस इंजीनियर के साथ सौहार्द संबंध होने के कारण, स्नेह संबंध होने के कारण, बड़े इंजीनियर ने एक रास्ता बताया कि भाई अगर आप रूस चले जाओ, ट्रेनिंग ले लो, तो फिर आप बड़े इंजीनियर बन सकते हो, दुनिया के किसी भी देश में अच्छी जॉब कर सकते हो। ये भाव लेकर के बड़ी पे इनको रोक नहीं पाई और ये श्रीमान जी दिल्ली आ गए। दिल्ली पहुंचकर, अब रूस जाना है तो दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली आकर शाहजहांपुर के ही एक मुसलमान साथी के घर में रहने लग पड़े। वहीं पड़ोस में एक और मुसलमान इंजीनियर था, वो भी, उसके साथ दोस्ती हो गई। पड़ोस के इंजीनियर के जहां ये रह रहा था, और अच्छे संबंध हो गए, घर में आना जाना हो गया। उस इंजीनियर की एक लड़की थी। ये श्रीमान जी सुंदर तो थे ही, सुडौल थे, व्यवहार कुशल थे, पर ये क्रांतिकारी हैं, ये ना उस इंजीनियर को पता था ना उसकी लड़की को पता था। लड़की प्रभावित थी इनके व्यक्तित्व से। एक दिन खाली घर में बैठा देखकर ये लड़की पड़ोस में थी, तो इनके घर आकर के, उसी मुसलमान साथी के घर में जहाँ ये ठहरे हुए थे, इनको अकेला देख करके बोली, शादी का प्रपोजल दिया कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, अगर आप सहमत हो तो। अब वो ये तो नहीं कह सकता था मैं क्रांतिकारी हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, मुझे फांसी लग सकती है, ऐसा वो कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन उसने एक मजबूती का परिचय देकर, कहीं फिसल नहीं आई, कहीं वो थोड़ा सा भी वहाँ से हिला नहीं अपने लक्ष्य से, और उसको ये बताते हुए कि देखो, मेरे साथ शादी करके तुम खुशी नहीं रहोगी, प्रसन्न नहीं रहोगी, मैं कुछ और सोच का व्यक्ति हूँ, मुझे देश विदेश में जाना पड़ेगा, मुझे जाना है, कई कामों से मैंने सोच रखे हैं, अभी शायद मैं रशिया भी जाने वाला हूँ, रूस जाने वाला हूँ, तो इसलिए मेरा आपका शादी का प्रपोजल मेरे लिए स्वीकार करना कठिन है, ये पॉसिबल नहीं है। बड़ी मजबूती के साथ ये पक्ष रखते हुए, ये इस प्रकार का कड़ा उत्तर देते हुए, लड़की के शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए, ये महान क्रांतिकारी आगे कहाँ गया, क्या किया,
अंग्रेज सरकार की पुलिस तो उनके पीछे लगी ही हुई थी। हाँ, ये सब जानने के लिए हम कल के एपिसोड में फिर मिलेंगे। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, ककोरी के ही ले लेंगे तो कम से कम 10 साथी और 11वें राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबको एक एक को मैं ला रहा हूँ आपके सामने। राम प्रसाद बिस्मिल के बाद 2 पार्ट में, अभी ये भी अशफाकुल्ला खां को भी मैं 2 पार्ट में आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके फांसी तक की यात्रा कल के एपिसोड में बहुत रोचक है। रोचक इन सेंस इनके कारनामे, इनकी उमंगें, इनके भाव, इनके विचार, इनके एक्शन, इनका व्यक्तित्व किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे निखर के आया। आखिर वो दिन भी आया जब ये फांसी के फंदे के सामने खड़े थे, तब क्या बोले। ये कल के एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं ये जो प्रयास कर रहा हूँ उन सब क्रांतिकारियों को आपके सामने रखने का, मुझे लगता है मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप मेरे इस प्रयास से सहमत हैं और प्रसन्न हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।